So let us start. बेसिक्स टच कर लेते हैं पहले सारे। कमेंट्स अब देखें, देयर इज बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ कमेंट्स from exam point of view. They never ask for any comments, but yes, for practice point of view, and sometimes in exams it is a good idea to put few of the comments. So not necessarily ye this is our declaration, this is initialization or something, lekin agar wo comments to the point hai, like this procedure swaps values of x and y and temporarily store the value in x, things like that. No need to tell कि भाई ये हमारे पैरामीटर्स हैं और इस तरह है और उस तरह है, लेकिन थोड़े बहुत कमेंट्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं देखें, डेटाबेस के बाहर हमारे पास इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन और डेट है, और डेटाबेस के अंदर भी सिवाय स्ट्रिंग के सब सेम है। ठीक है, अच्छा, करेंसी इसके अंदर मुझे नजर नहीं आया, तो हम करेंसी डाटा टाइप को यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ करेंसी वी विल स्टिल गो फॉर रियल। ठीक है, तो इंटीजर, रियल, कैरेक्टर के लिए हम सूडो कोड में पूरा कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे, स्ट्रिंग, बूलियन और डेट। लिटरल्स आर दोज वैल्यूज व्हिच वी असाइन टू दीस डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इंटीजर, रियल को जो है वो हम डायरेक्ट नंबर्स असाइन करेंगे, और कैरेक्टर को हम वी विल बी इनक्लोजिंग देम इन सिंगल कोट, स्ट्रिंग को वी विल बी इनक्लोजिंग इन डबल कोटेशन, और हम डबल कोटेशंस को या सिंगल कोटेशंस को डबल टाइम यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ नल, या तो किसी स्ट्रिंग को खाली करने के लिए या किसी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए। बूलियन में हम ट्रू और फॉल्स इस्तेमाल करेंगे। डेट में तो आपको पता है कि हम सिंपल डेट यूज करेंगे। दिस विल नॉर्मली बी रिटन इन द फॉर्मेट DDMM YY। ठीक है, ये अब क्योंकि ब्रिटिश हमारा एजुकेशन सिस्टम है तो ये ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, DDMM और YY। अच्छा, आइडेंटिफायर्स में हम आइडेंटिफायर्स के अंदर जो है वो आपको पता है कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट वी गिव टू वेरिएबल्स, एरेज, कांस्टेंट्स, प्रोसीजर्स, फंक्शंस। तो हम इनको जो है वो हमारा कन्वेंशनल जो वे है उसी में इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, तो शेयर करता हूं मैं आपके साथ स्क्रीन। सो आइडेंटिफायर्स वी विल बी यूजिंग A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल एंड डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो है वो हम विजुअल बेसिक में रेयरली या ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में पाइथन वगैरह में अंडरस्कोर का बहुत जेनरसली यूज होता है। और दूसरा ये है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप जो होगा वो जो आइडेंटिफायर के नेम्स हैं, आइडेंटिफायर शुड बी कंसीडर्ड केस इनसेंसिटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि हम कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे तो उसमें स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी। केस की स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये होता है, या केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर बोथ ट्रीटेड एज डिफरेंट वेरिएबल, जबकि केस इनसेंसिटिव का मतलब ये है कि आपके P2 के अंदर आप अगर उसको चेंज करके भी लिख देते हैं, जैसे काउंट डाउन लिखा हुआ है जिसमें D स्मॉल है, या ये काउंट डाउन लिखा हुआ है जिसमें D कैपिटल है, तो बेसिकली इट इज ओके, दे बोथ आर ट्रीटेड एज सेम। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस हम डिक्लेयर करेंगे स्टैंडर्ड वे है, हम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, फिर कोलन लगाएंगे, इस कोलन को भी कॉल एज, एंड देन वी विल बी सेलेक्टिंग अ डेटा टाइप आउट ऑफ दीस प्रीवियस 6 टाइप्स जो हमारे सामने थी। कांस्टेंट्स के लिए जब हम डिक्लेयर करते हैं तो विजुअल बेसिक में तो हम CONST लिखते हैं, लेकिन हम जो हमारा सूडो कोड है उसके अंदर हम कांस्टेंट्स को पूरा कांस्टेंट ही लिखेंगे, फिर आइडेंटिफायर नेम और डायरेक्ट उसको वैल्यू देंगे। जैसे ये आवरली रेट है तो इसको हम 6.50। सो वंस आवरली रेट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड फॉर गुड। अब हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट्स आर मेमोरी लोकेशंस व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। नाइदर वी हैव टू डिफाइन द टाइप नॉर वी हैव टू चेंज इट, दे आर वंस मेड एंड मेड फॉर गुड। ऑलराइट, अच्छा, अब जो है हम आगे चलते हैं असाइनमेंट्स को जो है यू शुड मॉनिटर कि दे एक्चुअली एक्सपेक्ट। इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू वाले साइन का जिक्र नहीं किया है, तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग कोड इन सूडो कोड व्हिच विल बी द केस इन एग्जाम, तो मेक श्योर कि हम लोग जो है वो लेफ्ट पॉइंटिंग एरोज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है उनमें मेक श्योर कीजिएगा कि हम एरोज यूज कर रहे हैं। अब आ जाता है एरेज। द कैम्ब्रिज syllabus 9618 requires a student to understand and use both 1D and 2D arrays. All right. अच्छा जी, SD का वर्ड हम इसमें सिंगल डायमेंशन का हम यूज नहीं करेंगे, हम 1D का करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे कल्चर में डिफरेंस आ चुका है, और अब जो है हम सिंगल डायमेंशन एरे को 1D एरे ही बोलते हैं। तो जब हम एक एरे को डिक्लेयर कर रहे होंगे 1D एरे को, यू हैव अ गुड आइडिया कि हम वर्ड लिखेंगे डिक्लेयर, देन द नेम ऑफ द array, the identifier, then as, and then the word keyword array, and then in brackets, sometimes with colon, and I'm sorry, most of the times with colon, and sometimes you would see in past papers कि यहाँ पे comma भी use किया, लेकिन बहरहाल lower bound and upper bound of data type। ठीक है, 2 dimensional array
के अंदर अब हमारे पास जो चेंज आएगा वो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पहले हमें रोज बतानी है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं, ठीक है। सो 3 रोज 3 कॉलम्स इस तरीके से। और हम यहाँ पे एज क्योंकि पहले इस्तेमाल कर चुके हैं इस जगह पर, तो हम लोग ऑफ यूज करते हैं। अच्छा, वन थिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट कंसर्न व्हेन वी आर वर्किंग विद एरेज इज it is good practice to explicitly state what the lower bound of the array, that is the index of the first element, is because this defaults to either 0 or 1 in different systems. So generally a lower bound of 1 will be used. By saying that, they mean that in P2, whenever the array is declared, if it is not said, if it is not told, if it is not described, so we will be taking first elements index as 1. ठीक है। अच्छा जी, अब array को जब हम use करते हैं तो there are different things that you have to keep in your mind. As in, जब आप असाइन करेंगे तो हम एक लिटरल, जो कि कोई भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो किसी और एरे का एलिमेंट भी हो सकता है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जब हम उसको असाइन करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक एरे एलिमेंट को असाइन करते हैं। अगर वो सिंगल डायमेंशनल एरे है तो ऑब्वियसली जो उसका सबस्क्रिप्ट होगा उसमें जो इंडेक्स होगी वो सिंगल होगी, और अगर वो 2 डायमेंशनल एरे, सबस्क्रिप्ट में जो इंडेक्स होगी वो रो और कॉमा की कॉलम में डबल होंगी। एंड वी कैन यूज एक्सप्रेशंस एज वेल। एक्सप्रेशन जैसा कि हम लोगों ने इन एक्सप्रेशंस को ज्यादातर हमने सिर्फ उसमें इस्तेमाल किया कि अपने बबल सॉर्ट के अंदर। बबल सॉर्ट के अलावा मैंने आपको एक्सप्रेशन वाली कोई कोड मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लिखवाया हो, बट इट कैन ऑल्सो बी द सबस्क्रिप्ट नंबर, द एलिमेंट नंबर, द इंडेक्स माइट बी द आउटपुट ऑफ एन एक्सप्रेशन। अच्छा, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू शुड नो। Arrays can be used in assignment statements provided they have the same size and data type. अगर आपको एक array आपके पास है जिसका नाम हमने रखा हुआ है saved game, और एक और array हमारे पास है noughts and crosses, तो आप देखें कि अगर उन दोनों का साइज और डेटा टाइप सेम है तो यू कैन असाइन वन एरे टू अनदर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी रोज हैं, जितने कॉलम्स हैं, वो पूरे के पूरे कॉपी हो जाएंगे एक दूसरे एरे में, ठीक है। लेकिन इसके लिए बोथ द एरेज मस्ट बी द क्लोन ऑफ ईच अदर, क्लोन नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। सो इफ यू हैव द 2D array with the same name, या single arrays, good, माशाल्लाह माशाल्लाह सुलेमान, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। अच्छा, प्रोवाइडेड दे हैव सेम साइज एंड डेटा टाइप, द फॉलोइंग, हम ये असाइन कर सकते हैं कि दो डिफरेंट जो एरेज हैं उन दोनों को आप, जो अगर उनका साइज और डेटा टाइप सेम है तो आप डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर हमने सब स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी नहीं लिखा, ना एरे की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिखा है, मतलब हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं। अच्छा, एक जो जनरल मिस्टेक है वो ये है कि स्टेटमेंट शुड नॉट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ एरे एलिमेंट्स इंडिविजुअली, यानी कि हम एक नल लेके 1 to 30 को असाइन नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रिकमेंडेड एंड दिस डज नॉट हैपन, ठीक है। तो शुड नॉट बी यूज, सही है ना। तो इस तरह की कोई चीज आप कोई हरकत नहीं कीजिएगा कि आप पूरे एरे को इनिशियलाइज करने के लिए बगैर लूप के आपने लिया और 1 से 30 तक आपने बोला कि मैंने असाइन कर दिया है। दिस शुड बी दिस वे, आप फॉर नेक्स्ट लगाएंगे और हर इंडिविजुअल सबस्क्रिप्ट एलिमेंट को आप इनिशियलाइज करेंगे सेपरेटली, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर एरे यूजर डिफाइंड टाइप्स आ जाती हैं। यूजर डिफाइंड टाइप का क्या मतलब है? यूजर डिफाइंड टाइप का मतलब है, आप देखें, फॉर बीइंग इन एएस, इन्यूमरेशंस और पॉइंटर्स और पॉइंटर टाइप्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में एएस के अंदर सिर्फ कंपोजिट डेटा टाइप है, जिसको हम टाइप या यूडीटी, यूजर डिफाइंड टाइप के तौर पे रेफर कर रहे थे, सिर्फ वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सो अ कंपोजिट डेटा टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ग्रुप्ड अंडर वन आइडेंटिफायर। द कंपोजिट डेटा टाइप शुड बी डिक्लेयर्ड एज फॉलोज, सही है। सो टाइप, उसको आपने नाम लिखा और उसके अंदर आपको जितना डिफरेंट वेरिएबल्स के डेटा जमा करना है उनको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। डोंट माइंड दिस इज अ टाइपो, ठीक है। और राइट, so this user defined data type holds data about a student. So this is a type which is composite. Composite means एक ऐसी data type which is consisting of other data types. Okay, so हमने इसको नाम अपना दे दिया, हमने collection बना लिया variables के, otherwise we would have to basically define these variables again and again and again. तो instead हमने इन सबका एक group create करके उसको हमने type बोल दिया। तो sometimes हम इसको type भी बोलते हैं, sometimes हम इसको record भी बोलते हैं, ठीक है। Sir, for and for use करें या for next use करें? देखें, हम फॉर नेक्स्ट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर ये इन्होंने फॉर और एंड फॉर लिखा हुआ है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर नेक्स्ट यूज करेंगे। ऑलराइट, ये जब हम करेंगे ना, तो आप जब फर्स्ट करें आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर ये डेटा टाइप इस्तेमाल कर लेंगे तो आपने एक टाइप बना ली स्टूडेंट, तो आप जब एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके साथ आप इसके सारे अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको लास्ट नेम 10 बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट नेम भी 10 बनाने पड़ेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी 10 बनानी पड़ेंगे, ईयर ग्रुप भी 10 बनाने पड़ेंगे, फॉर्म ग्रुप भी 10 बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप 10 स्टूडेंट का डाटा जमा कर सकते हैं। जबकि अगर आप ये सब कुछ बना के और इसकी एक अपनी टाइप बना लेंगे तो फिर आप इसको सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को डिफाइन करेंगे। बहरहाल जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो वी विल बी लुकिंग इनटू इट। सर, हाउ कैन वी इनपुट डेटा इनटू दिस? कैन यू गिव एन एग्जांपल?
यस ऑब्वियसली। तो हम अगर एक इसका वेरिएबल डिफाइन करेंगे, तो लेट्स से मैं इसका वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डिक्लेयर उमर एज स्टूडेंट, तो उमर डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू नल, उमर डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नल। सिमिलरली हम जब इनपुट लेंगे तो हम लेंगे इनपुट उमर डॉट लास्ट नेम, इनपुट उमर डॉट फर्स्ट नेम। डेटा ऑब्वियसली दिया हुआ होगा, ऑब्वियसली दिया हुआ होगा। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इंशाल्लाह ताला, डोंट वरी। अभी सेशन है, ये लंबा सेशन है, जब ये खत्म होगा तो फिर हम इसको देखते हैं। ये आ गया, इसका एक एग्जांपल आ गया। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने ये बनाया, ये एक स्टूडेंट की टाइप, स्टूडेंट लास्ट नेम फर्स्ट नेम डेट ऑफ बर्थ, ये हमने एक टाइप डिफाइन कर दी। इस टाइप को डिफाइन करने के बाद अब हमने क्या किया, डिक्लेयर पीपल वन एज स्टूडेंट। अब इस पीपल वन के अंदर इसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इसका डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ग्रुप, फॉर्म, ग्रुप सब कुछ है। और पीपल टू जो है वो भी एक स्टूडेंट का। अब तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स का डेटा है। फिर हमने एक एरे भी बना लिया, एरे भी उसी डेटा टाइप का है, स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारे पास 30 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक और हमने टाइप बनाई हुई है सीजन, वो भी डाल दिया। और इस तरीके से हमने, अब देखें पीपल वन, इसको छोड़ दीजिएगा, सही है। सो दिस बेसिकली लीव these 3 out, this is with respect to p3, so we are not going to discuss this, only we are going to discuss these first 3 lines। तो आप देखें आपके पास pupil 1 है, pupil 1 डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू जॉनसन, pupil 1 डॉट फर्स्ट नेम। सो आपने जो वेरिएबल बनाया वो pupil 1 है। pupil 1 के अंदर 3 4 5 चीजें जो आप रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे pupil 1 डॉट लास्ट नेम जॉनसन, pupil name 1, people 1 dot first name Larry, people 1 dot date of birth is this। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने डेट के ऊपर डेलीमीटर में हैश नहीं लगाया, तो हम भी नहीं लगाएंगे, जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, ओके। ईयर ग्रुप 6 है और फॉर्म ग्रुप A लेवल है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, पीपल 1 को लिया और पीपल 2 को असाइन कर दिया, यानी कि अब ये दोनों एक ही हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल कम आएगा, इसका इस्तेमाल सिर्फ इसकी डेफिनेशन और असाइनमेंट की हद तक आएगा। इसका इस्तेमाल कोडिंग में इस साल इतना नहीं, एक्सटेंसिवली नहीं होगा जितना कि नेक्स्ट ईयर होगा। इनपुट आउटपुट, वी ऑल नो दैट वी इनपुट एंड देन वी गिव द आइडेंटिफायर, सो व्हाटएवर दैट इज बीइंग एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड विल बी असाइन्ड टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, आउटपुट में भी इसी तरीके से होता है। आउटपुट में आप कॉमा लगा लगा के वैल्यूज को आउटपुट कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज को। जैसे देखें इस आउटपुट में ये कांस्टेंट है, फिर इसके बाद एक वेरिएबल है और फिर इसके बाद एक और कांस्टेंट है। तो अब आप देखें यहाँ पे इन्होंने कॉन्केटेनेशन यानी कि प्लस प्लस के साइन जो है वो नहीं लगाए, तो ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप प्लस का साइन लगाना चाहते हैं या कॉमा लगाना चाहते हैं या मर्जिंग के लिए एंड का साइन लगाना चाहते हैं, तो ये आप काफी अपनी लिबर्टी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, वी ऑल नो अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिव जो होगा एज डिव ही हम यूज करेंगे। डिव क्या करता है, जब हम डिवाइड करते हैं, जो इंटीजर कोशेंट होता है वो बताता है, और मॉड और मॉड्यूलस जो है वो हमें रिमाइंडर बताता है, ठीक है। रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू खास तौर पे, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे खुद बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इट इज एडवाइजेबल टू यूज पैरेंथेसिस टू मेक द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एक्सप्लिसिट। बाज़ औक़ात जब आपकी एक्सप्रेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ब्रैकेट्स आर गुड आइडिया। अब आ जाए स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पे। सर इसकी पीडीएफ बेटे तुम लोगों को भेज दी है, उसका नाम है सूडो कोड गाइड। ये लिख के अपने ग्रुप में सर्च करना, ये मैंने बिल्कुल शुरू में आप लोगों के साथ शेयर की थी। देयर इज नथिंग दैट आई हैव एवर हेल्ड बैक, तो आपको ये मैं दे चुका हूँ। तो सूडो कोड गाइड है, दिस इज फॉर टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग, सही है। सूडो कोड गाइड लिखिएगा, आपको ये मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर। नहीं मिलती तो फिर आप मुझे अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आई विल बी सेंडिंग इट ओवर। द ओनली लॉजिक ऑपरेटर्स ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, ये हमें इस्तेमाल करने हैं। और इनकी जो डेटा टाइप होती है, वो जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रू फॉल्स यानी कि बुलियन आते हैं। स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस हैं। अभी जो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि these are flexible, these are dynamic। what does that mean, dynamic and flexible? means they may take a different name with a different technical explanation। मतलब the same thing might be happening under a different name, or a different thing might be मतलब the same thing might be happening in a different way। अब इसका हमें कैसे पता चलेगा, जब आप P2 दे रहे होंगे तो जो स्टैंडर्ड पेपर के साथ इंसर्ट आता है उसके अंदर ये सब कुछ लिखा होगा, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया द वे एट द मोमेंट जिस तरह हम इनको सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी तरीके से आप भी जो है उसको पहले ऑब्जर्व कर लीजिए और देन स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर। तो राइट का फंक्शन है, राइट का फंक्शन जो भी आप कांस्टेंट देते हैं या वेरिएबल देते हैं, उसके राइट से आपको डेटा उठा के देता है। लेकिन आप इसमें ये याद रखिएगा, जैसे अब इसके अंदर लिखा हुआ राइट ABCDEFGH, कि राइट से हमें 3 कैरेक्टर्स उठाने, तो ये काउंट तो राइट से करेगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ आउटपुट जो है वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, FGH उठाएगा। अगर हम इसको 4 बोलेंगे तो EFGH आपको दिखाएगा। ये ना समझिएगा कि राइट जो है वो रिवर्स कर देता है। देन कम्स लेंथ। लेंथ टेल्स व्हाट, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन बिटवीन डबल कोटेशंस। तो अब उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर, डॉट, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेसेस, एवरीथिंग इज काउंटेड। व्हाटएवर दैट इज बिटवीन डबल कोटेशंस विल बी इज गोइंग टू बी काउंटेड। अब आ गया मिड। मिड इज द मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, मोस्ट यूज। अब देखें, मिड को सब स्ट्रिंग बोल रहे हैं, मिड बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, ये आपको अपने इंसर्ट में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल आज हम यही वाली कन्वेंशन यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये एक है, तो इसमें इसने बोला है 2,3। अच्छा, इसके अंदर जो पहला
कैरेक्टर होता है, इट इज ऑलवेज 1, इट इज नेवर 0, माइंड दैट, इट इज ऑलवेज 1। तो अब ये कहता है 2,3, 2,3 का मतलब 2 से 3 तक नहीं है, 2,3 का मतलब है कि 2 से स्टार्ट करना है और 3 इज द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ मतलब हाउ मेनी कैरेक्टर वी हैव टू पुट पिक अप, तो ये BCD आ जाएगा आपके पास। लोअर केस टर्न्स एनी अपर केस, अब देखें इसमें इन्होंने देखें यहाँ पे एक लोअर केस के अंदर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग दे हैव मेंशन के लोअर केस जो होगा वो सिर्फ एक कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है और अपर केस सिर्फ एक कैरेक्टर को अपर केस में। यस, दिस इज डिफरेंट देन व्हाट यू माइट हैव स्टडीड अर्लियर, बट वी वुड हैव टू फॉलो दिस कन्वेंशन। तो अगर हम पूरे स्ट्रिंग को करवाना चाहेंगे तो क्या होगा, वी विल सी लेटर, बट यहाँ पर यह है कि एल केस इज टर्निंग कैपिटल कैरेक्टर टू इट्स इक्विवेलेंट small character, and similarly U case is doing otherwise. So but this one character returns the character value representing the uppercase equivalent of this character. Okay, all right. Numeric functions इसके अंदर हमारे पास जो है वो integer आ रहा है, integer is turning any number into integer if that number is not integer। अब not integer का ऊपर क्या चल रहा है कि हमारे पास ये जो डाटा है ये रियल का पार्ट है, फ्रैक्शंस में है, डेसिमल्स में है, पॉइंट्स में है, इसको ये शेड ऑफ कर देगा, राउंड नहीं करेगा, माइंड दैट, राउंड नहीं करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। So we can use the length function and the left function and then use the L case to keep all the characters small and store it in a new variable which can have the string data type. Yes, that can be done. That can be done. तो हाँ 29.9 भी हो तो वो 29 हो जाएगा इंटीजर पे। Yes, that will be the case. So return a random real number in range 0 to x not inclusive of x। अच्छा आप देखें ये जो सीन है ना कि वो क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये बेसिकली प्री डिफाइंड नहीं है। इसको इस तरह खासतौर पर रैंडम के फंक्शन को यू वुड हैव टू चेक इट इंसर्ट। तो बाय डिफॉल्ट तो हम रैंडम के फंक्शन को इस तरीके से ले रहे हैं कि रैंडम का जो फंक्शन है वो जो भी आप उसको यहाँ पर इंटीजर देते हैं वो 0 to x while excluding this, मतलब अगर आप यहाँ पे 7 लिखेंगे तो वो 0 से 6 तक जनरेट करेगा। अच्छा, और वो जो जनरेट कर रहा है वो दैट इज बेसिकली आउटपुट इज इन रियल फॉर्म। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ इंटीजर दे तो फिर आपको इसको रैंडम को इंटीजर के फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट द कंफर्म वे डूइंग इट, इट विल बी हाईली डिपेंडेंट over the insert। if statements we all know about is, these if statements। तो if statements के अंदर अगर ये है तो आप देखें यहाँ पर then इन्होंने सामने लिखा है नीचे नहीं है, तो you will still be writing then in front, लेकिन हो सकता है कि in their own codes वो then को next line में लिख दें, तो वो फिर आप ध्यान में रखिएगा कि if से 2 characters की indent then और else करते हैं और 4 characters की statements करती हैं। यहाँ पे क्योंकि then यहाँ पे रखा हुआ है तो else और if का indent बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो फॉर्म ऑफ इफ है जिस नेस्टेड इफ जिसको हम कहते हैं, इफ के अंदर इफ दिस इज बेसिकली पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन दे विल बी गिविंग यू pseudocode and asking you to create what do we call it, flowcharts। all right, so mind that। ठीक है, तो सर ये एल्स एंड एल्स इफ वाली कहानी समझाना। अच्छा मैं अब बताता हूँ अभी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर देन अगली लाइन में आएगा तो एल्स भी जो है इफ और एल्स दोनों अपने अगली अगली दो कैरेक्टर आगे इंडेंट करेंगे, ये मैं आपसे कह रहा था। ठीक हो गया, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो देन को हम इफ वाली लाइन में रखेंगे और हम दोनों को जो है इफ एल्स एंड इफ को 4 कैरेक्टर्स ही इंडेंट करें, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा बहरहाल, तो ये हमारी इसकी बात हो गई, नेस्टेड इफ की। केस की बात हो रही है तो केस ऑफ ऑफ हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप कोलन के बाद यहाँ पे लिखेंगे, और समटाइम्स ये भी होता है कि कोलन नहीं लगाया जाता और स्टेटमेंट्स अगर मल्टीपल हैं तो इस वैल्यू के बाद वाली लाइंस में लिखी जाती हैं, बट यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। इस सिंटेक्स की जो फॉर्मेशन है वो मैटर नहीं करती, आपको बस ये याद रखना है कि केस ऑफ पहले लिखना है, केस आइडेंटिफायर ऑफ नहीं लिखना, और फिर यहाँ पे कोलन लगेगा। दिस कोलन इज बेसिकली सर्विंग एज देन, इफ दिस आइडेंटिफायर इक्वल्स दिस वैल्यू देन डू दिस, दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट, ओके। अच्छा, अदरवाइज का ये है कि when all the values fail the otherwise works। so if identifier is not of value 1 not of value 2 then otherwise will work। अच्छा, if it is a range we can use 2, ठीक है। if it is range then we can use 2 from 1 to 7, in both are inclusive in that case। so case of move, if it is moving left west south, पता नहीं above down or otherwise call beep, so that is how it will work। For next, I don't think we would have anything to discuss about it। For next is basically simple. Remember no and for, so yeah, from this year onwards, this is for and next, so yeah, or we will be using arrow। All right, agar if you liked your move from
instead of from lower bound to upper bound, rather you are coming back from upper bound to lower bound, this usual formation of for next would not work. So we would have to put a step thing. A step tells that you have to get back. So अगर हम जा रहे हैं for a is equal to 10 to 1, so then we would have to tell step -1. Otherwise, default step is +1. And if you like to make your for jump more than one step, like step 2, in that case, if you are going from 1 to 10, then it will become 1, 3, 5, 7, 9. And if it is starting from 10 to 1 and step -2, then it would be 10, 8, 6, 4, 2, and 1. Okay. So you can use variables instead of lower and upper count constants, or you can use constants as well. तो अभी तो हम इसको जब वो करेंगे, क्या नाम है, इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त हम इसको देखेंगे. अब देखें ये आ गया रिपीट अंटिल में याद रखिएगा जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट गेट्स आउट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट कंडीशन. डू नॉट, जब ये पूछे ना व्हाट इज द टाइप ऑफ लूप यूज्ड, डू नॉट से कि इट इज repeat loop, rather say it is post condition. Okay, so conditional loops and it is post condition, mind these words. अच्छा, अब ये आ गया प्री कंडीशन. प्री कंडीशन में जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप वर्क्स, एंड जब कंडीशन फॉल्स होती है लूप गेट्स आउट. इन रिपीट, व्हेन कंडीशन इज ट्रू लूप stops, and when the condition is false loop work. So they are basically working opposite to each other. Okay, तो यहाँ पे देखें एक नंबर है, while number is greater than 9, if the number is greater than 9, then the loop will work. So number में से हम 9 को माइनस करते रहेंगे. So if a number that is bigger than 9, it is being reduced by 9 every time we are running this loop, and as soon as it gets lower than 9, the loop will break out. All right, अब आ गया subroutines. Okay, subroutines में this is basically an integral part, and most of the time it is expected that whatever the code that you are writing must be with procedures and function, and especially with regard to structure chart. Structure chart should be considered very well. I have seen your papers, and 90% of you could not get the structure chart right. लेकिन अगर आप वो देखेंगे पास पेपर, the structure chart is mostly an integral part of every paper. So you people should be making yourself well aware of this structure chart. Watch my videos of a structure chart thoroughly and try to make sense out of it. You should not be lagging on structure chart. Structure chart ने आना है और आपने उसको सही करना है. Anyways, procedures are those subroutines. Why do we? What are the benefits of writing program in subroutines? Well managed होते हैं, distribute कर सकते हैं, libraries create हो जाती हैं, और ये सब रूटीन्स जो हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं. लेकिन ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स जो हैं अगर आपकी डिस्क्रिप्शन पे हो तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. सिस्टम की डिस्क्रिप्शन पे जो उन्होंने बताया वो तो हम वैसे ही करेंगे. तो इट इज एडवाइजेबल टू यूज लोकल वेरिएबल्स एंड एक्सचेंज देम व्हेन टू सब रूटीन्स आर कॉलिंग ईच अदर, जिसको हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स कहते हैं. तो प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर नेम जो भी स्टेटमेंट है, एंड प्रोसीजर. अब देखें एंड प्रोसीजर इज अ सिंगल वर्ड, माइंड कीजिएगा इस बात को. और अगर आप प्रोसीजर को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस प्रोसीजर इज एक्सपेक्टिंग सम डेटा, तो जो डेटा जिन वेरिएबल्स में, जिन आइडेंटिफायर्स में कैच होगा तो उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, एंड शॉर्टली दे आर कॉल्ड पैराम. सो दिस प्रोसीजर इज बेसिकली एक्सपेक्टिंग पैरामीटर 1 of this type, parameter 2 of this type, and all. So when we like to call upon these procedures to work, we use the keyword call. अच्छा, आपको समटाइम्स ये भी होता है कि वो लोग कॉल नहीं लिखें, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉल नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है. तो बेसिकली आप कॉल लिखें या ना कॉल ना लिखें, वो समटाइम्स जो आप प्रीवियस कोड्स देखेंगे उसमें ये ऑप्शनल है. लेकिन दिस इज अ गुड आइडिया क्योंकि सिंस दे हैव सेट फॉर, तो आप जब भी किसी प्रोसीजर को चलाना चाहते हैं तो यू विल बी यूजिंग द वर्ड कॉल, द कीवर्ड कॉल, तो कॉल ही करेगा. तो अगर आप किसी ऐसे प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पैरामीटर, तो आप उसका सिर्फ आइडेंटिफायर दे दें. और अगर आप कॉल कर रहे हैं किसी भी ऐसे प्रोसीजर को जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ पैरामीटर्स, तो आप उसके अंदर वो पैरामीटर्स की वैल्यूज यानी कि आर्गुमेंट्स भेजें. अच्छा, आप देखें यहाँ पर एक मिस्टेक है. मिस्टेक ये है कि जब आप किसी प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो आप उसके आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे. देखिए इन्होंने यहाँ पे तो पैरेंथेसिस यूज किए हैं वैल्यूज के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पैरेंथेसिस शो नहीं किए. तो पैरेंथेसिस लगाएं जब भी आप किसी सब रूटीन को कॉल करें, चाहे उसके अंदर, अब उसके अंदर अगर पैरामीटर है तो ऑब्वियसली आप उनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लेकिन पैरामीटर नहीं भी है तो खाली ब्रैकेट्स लिखिएगा. इट इज अ मस्ट. All right, when parameters use value 1, value 2 must be of the correct data type and in the same sequence as in the definition of the procedure. अच्छा, अब एक दो वर्डिंग्स देख लेंगे. जो फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड होती है इसको हम प्रोसीजर हेडर या फंक्शन हेडर बोलेंगे, और इसको हम इंटरफेस भी बोलते हैं और डेफिनेशन ऑफ प्रोसीजर भी बोलते हैं. तो ये 3-4 डिफरेंट वर्डिंग्स आपको पास पेपर्स में नजर आएंगी. सो दिस फर्स्ट लाइन इज मोस्टली कॉल्ड हेडर, डेफिनेशन, इंटरफेस. ऑलराइट, तो डेफिनेशन की जो है वो कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी मीनिंग्स हैं, यानी कि डेफिनेशन जो है किसी भी प्रोसीजर की, उसकी स्टेटमेंट्स कहलाती है, उसकी बॉडी जो है उसको हम डेफिनेशन भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला हो सकता है. मींस दिस इज द बॉडी ऑफ दिस प्रोसीजर और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसीजर, बट दिस इज द हेडर ऑफ द प्रोसीजर. सो दिस इज अ प्रोसीजर व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी वैल्यू. अच्छा, उन्होंने यहाँ पे इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं लगाए. आप जब कोड लिखेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है. अब यहाँ पे ये जो प्रोसीजर स्क्वायर है, ये एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर टाइप, और उस वैल्यू को जो है वो
फिर उसने यूज करना है इधर साइज को, व्हाटएवर जिस तरीके से भी करना है। फंक्शंस हैं, फंक्शन में आप रिटर्न्स का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, तो वो आप जो है यूज करते रहेंगे। रिटर्न जरूर लिखना है, तो इसके हेडर में रिटर्न्स का कीवर्ड जरूर आता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन, आप में से कुछ लोग अगर पाइथन पे काम करेंगे तो आप इसके आदी नहीं होंगे रिटर्न लिखने के, क्योंकि पाइथन के अंदर प्रोसीजर और फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्लर है, दैट इज नॉट एज क्लियर एज इन P2, तो इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कोई पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप पैरामीटर्स भी लिखेंगे और फिर रिटर्न भी लिखेंगे। The keyword return is used as one of the statements within the body of the function to specify the value to be returned. अच्छा, आपका जो P2 का सिलेबस है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जब भी रिटर्न को यूज करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी रिटर्निंग जस्ट अ सिंगल वैल्यू। कुछ और लैंग्वेजेस लाइक अगेन पाइथन में आप एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। इफ इट इज अ फंक्शन, फंक्शन ओनली रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। दिस इज योर सिलेबस सेज। ऑलराइट, सो this is a function called max, ठीक है। so it is basically telling that out of these two number which is the maximum one। तो हम यहाँ पे इसको हम एक फंक्शन को एक एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन को इक्वल टू के राइट साइड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन को हम कंडीशन में एज कंडीशन पार्ट भी, पर कंडीशन इफ के अंदर एज कंडीशन पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पासिंग वैल्यूज बाय पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम x को और y को स्वैप करना चाहते हैं, स्वैप करने से मुराद ये कि हम x में y की वैल्यू डालना चाहते हैं, यानी कि बबल करना चाहते हैं, और y में x की वैल्यू डालना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर आप देखें प्रोसीजर तो रिटर्न नहीं करता, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो x और y की जो वैल्यूज हैं वो स्वैप करना चाहते हैं, तो हम बाय रेफ भेजेंगे। अच्छा, अब इन्होंने क्या देखें यहाँ पर, अगर आप स्वैप कर रहे हैं तो x मस्ट हैव y वैल्यू एंड y मस्ट हैव x वैल्यू। अब इस एग्जांपल में गलती है वो ये है कि हमें एक्सप्लिसिटली बताना होता है हर वेरिएबल से पहले। तो सिर्फ आप देखें इन्होंने बाय रेफ लिखा हुआ है x के सामने, लेकिन y के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि x विल बी होल्डिंग y's वैल्यू एंड y विल बी होल्डिंग x वैल्यू। तो यहाँ पर ये होता है कि बाय रेफ जब आप दो वेरिएबल्स को भेजते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती, वेरिएबल के लोकेशन ट्रांसफर होती है। तो उससे ये होता है कि अगर उस लोकेशन पे डाटा में चेंज आता है तो कॉलर और कॉली दोनों जो है उनके अंदर डाटा चेंज हो जाता है। जबकि बाय वैल करते हैं तो जो कॉलर जब डाटा भेजता है तो कॉली उस डाटा की कॉपी बना के उसको इस्तेमाल करता है, तो कॉलर के डाटा में कोई चेंज नहीं आता। वी विल बी डिस्कसिंग इट। सो द लास्ट थिंग इज फाइल्स। फाइल हैंडलिंग के अंदर अब आपको याद रखना है सिंपल फाइल हैंडलिंग है, इसके अंदर हम कोई लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आप किसी फाइल को फॉर रीड ओपन कर रहे हैं तो उस फाइल का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर उसमें वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी और आप फॉर रीड ओपन कर रहे हैं तो ये रन टाइम एरर है व्हिच क्रैशेस द प्रोग्राम, सो परमानेंट एरर है ये। तो यू वुड हैव टू एक्चुअली बी केयरफुल व्हेन वी आर रीडिंग द डाटा फ्रॉम द फाइल, फाइल शुड एग्जिस्ट। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, जब हम फाइल से डाटा रीड करते हैं तो हम फाइल से इनपुट करते हैं, जिस तरह हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं इस तरीके से हम इनपुट करते हैं। जब डाटा इनपुट करते हैं तो हम अपने वेरिएबल्स में या एरेज में उनको सेव करते हैं, ठीक है। जबकि हम जब फाइल में डाटा राइट करते हैं तो हम अपने वेरिएबल्स से फाइल में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं आउटपुट, ठीक है। तो जब हम रीड के लिए फाइल खोल रहे हैं तो वो फाइल से जो है डाटा इनपुट हो रहा है, जब हम राइट के लिए फाइल खोल रहे हैं तो हमारे वेरिएबल से डाटा फाइल्स में जा रहा है, वो आउटपुट हो रहा है। इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो जब आप राइट के लिए खोलते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है तो वो रिफ्रेश हो जाती है, यानी कि उसका प्रीवियस डाटा खत्म हो जाता है, फाइल इज रिक्रिएटेड। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल बन जाती है। अपेंड में ये होता है कि जब हम किसी भी फाइल को फॉर अपेंड खोलते हैं तो अगर उसके अंदर डाटा होता है तो वो प्रिजर्व हो जाता है और नया डाटा उसके आगे अपेंड होता है, और अगर उसमें डाटा नहीं होता या फाइल नहीं होती तो वो फाइल क्रिएट हो जाती है और नया डाटा उसमें ऐड हो जाता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड? एज फार एज द फाइल क्रिएशन इज कंसर्न्ड दे बोथ आर सेम, बट technically if the file exists and we open it for write, then the file will be deleted and recreated, whereas append preserves previous records and it will add records further at the end of the existing file. All right. Acha, when we read a file, we only read a single line of the file at a time. We cannot read more than one line. So it means that when you are reading a file, you would have to repeatedly read it in a loop until the file ends. So we don't have to put any effort to make a file read for the number of lines in it. All you need to know that when we read file, when we pass this command read file once, it actually reads one line and automatically moves on to the other line. So there is a function which is called end of file. It tells us कि the last line has already been read. तो mostly जो हम loop इस्तेमाल करेंगे unknown number of lines in the file को read करने के लिए, वो हम लिखेंगे while not end of file, while not end of file of this file. मैंने जो है वो अभी जो मॉक के पेपर्स हुए उसमें ये मिस्टेक देखी आप लोगों की, इसमें आप लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, तो मेक श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरीके से चाहे आप फाइल को राइट के लिए खोलें या अपेंड के लिए खोलें, व्हेन यू राइट टू द फाइल यू जस्ट राइट अ सिंगल लाइन एट अ टाइम। तो अगर आप मुख्तलिफ फील्ड्स वाले डाटा को आप फाइल में लिख रहे हैं और मर्ज करके एक ही लाइन में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त भी एक डाटा आइटम लिख रहे हैं, उसके अंदर जो है वो कॉमा सेपरेटेड करके आप फील्ड्स को लिखेंगे। और अगर आप अलग अलग लाइनों में लिख रहे हैं
तो फिर आप हर फील्ड को अलग अलग लाइन में लिखेंगे। तो अगर आपके पास 4 फील्ड्स हैं तो आप 4 बार राइट फाइल करेंगे तो 4 लाइनों में 4 फील्ड्स आएंगी। एक चीज को आपको जहन में रखना है, ये जो फाइल है ये टेक्स्ट फाइल होती है। तो आप किसी भी डाटा टाइप को जब इस फाइल में सेव करते हैं तो सिस्टम सूडो कोड में और विजुअल बेसिक में उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कास्ट करके या कन्वर्ट करके सेव करता है। जब आप उसको रिट्रीव करते हैं तो वो स्ट्रिंग में ही रिट्रीव होता है। आप जिस वेरिएबल में हम उसको असाइन कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल इंटीजर है तो डेटा ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो वेरिएबल बूलियन है तो डेटा ऑटोमेटिकली बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिबर्टी ऑफ कास्टिंग ऑटोमेटिकली व्हेन वी सेविंग टू द फाइल एंड रिट्रीविंग फ्रॉम द फाइल जो है, ये आपके पास सिर्फ इस साल सूडो कोड में, नेक्स्ट ईयर आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा। जब आप फाइल में डाटा सेव कर रहे होंगे तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करना होगा, जब आप फाइल से उठा रहे होंगे तो स्ट्रिंग से वापस स्पेसिफाइड टाइप में सेव करना होगा। तो माइंड इट कि फाइल इज द टेक्स्ट फाइल। Whenever whatever data that you save to the file becomes string. File should be closed when they are no longer used. तो जिस तरीके से फाइल को आपने ओपन करना है, ओपन का एक मार्क होता है, इसी तरीके से क्लोज करना भूलना नहीं है, क्लोज का भी एक मार्क होता है। सो दैट्स अबाउट इट। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक फाइल हमने जो है वो फाइल a.txt। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हम फाइल का नाम लिखेंगे, अगर वो आप कांस्टेंट लिख रहे हैं तो डबल कोटेशन में लिखेंगे, और अगर वो लेट्स से वो वेरिएबल में फाइल का नाम लिखा हुआ है तो फिर हम उससे वेरिएबल को यूज करेंगे, तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उस नाम की फाइल ओपन होगी। तो अब कुछ पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि फाइल का नाम जो है वो पैरामीटर में रिसीव हो रहा है, तो सूरत में जब आप ओपन करें तो उसमें डबल कोटेशन नहीं आएगी, इसमें बड़ी वो होती है। तो अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को, समटाइम्स मैं देख रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर डबल कोटेशन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप अपनी तरफ से फाइल का नाम कांस्टेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर फाइल का नाम किसी वेरिएबल में तो डबल कोटेशन उस वेरिएबल के अराउंड नहीं आएगा। so that's about it. Random files are not part, so we are going to skip it for now, क्योंकि और फिर यहाँ पर हमारे पास object oriented programming next year है। So this was the basics of pseudocode writing for everything that we are expecting. Obviously it is not 100% complete, but it was 70% complete. We have a good revision of every part. So let's start with past paper questions. So this is October November 22 पेपर 2-1। ओके, सो हमारे पास जो वेरिएंट्स हैं उसमें 2-1 और 2-2 डिफरेंट हैं, 2-1 और 2-3 सेम होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन 7। So it says a simple arithmetic expression is stored as a string in format value operator value. Okay, an operator character is one of the following: plus, minus, multiply, and divide. An example arithmetic expression string is 803. This is value 1 plus this is operator, then value 2, and it is a string, by the way. All right. So a simple arithmetic expression is stored as a string. Now a procedure calculate will take an arithmetic expression string as parameter, evaluate the expression, output the result. Assume the string contains only numeric digit and a string operator character. Value 1 and value 2 represent integer values. Value 1 and value 2 are unsigned, means उनके आगे प्लस माइनस नहीं लिखा होगा. Write pseudocode for procedure calculator. मतलब calculate. अब ये जो procedure calculate है ये ऑटोमेटिकली बस आउटपुट कर देगा। अभी प्रोसीजर है ना, इसको आपने पैरामीटर भेजा, रिटर्न तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये आउटपुट ही कर सकता है। दिस इज प्रोसीजर कैलकुलेट। हमने एक एक्सप्रेशन उसके अंदर एज स्ट्रिंग मंगवा ली, ठीक हो गया, हमने एक एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग उसके अंदर मंगवा लिया। इसने क्या बोला था कि a string take an arithmetic expression as a string as parameter, तो ये हमने उसके अंदर ले ली, ठीक हो गया। अच्छा, declare value 1 value 2 result as integer, ठीक है। तो अब देखें हमने ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिया एज इंटीजर, और ये वेरिएबल्स जो है ये बेसिकली हम लोग जो है इनको यूज करेंगे एज वैल्यू 1 एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वैल्यू 2 भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है अब हमें पार्स करना है। पार्स का मतलब ये हुआ कि हमें रीड करना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू 1 इज इक्वल टू, अब हम सब स्ट्रिंग ले रहे हैं, सब स्ट्रिंग से मुराद है कि हम मिड ले रहे हैं, और कन्वर्ट टू इंटीजर से मुराद है कि हम इंटीजर ले रहे हैं, सही है। तो अब आप क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ की जगह हम ले लेते हैं लोकेट, सही हो गया। ऑलराइट, अब देखें इसको मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। वैल्यू 1 सबसे पहले अंदर देखें क्या हो रहा है, हम लोकेट कर रहे हैं प्लस को, सही है। अगर हमारे पास प्लस आ रहा है, हम यहाँ पर बेसिकली अज्यूम क्या कर रहे हैं कि दे विल नॉट बी, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है, ठीक है। हमने ये अज्यूम करके इस कोड को लिखा है कि हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ रही है 803 प्लस 104, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं, और अब ये भी कर सकते हैं कि हम ऑपरेटर को पहले अलग से आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम उसको
इस्तेमाल कर लें। अब देखें, अब पहले हम ये करते हैं कि हम ऑपरेटर वैल्यू 1 को यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पे निकाल लेते हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम एक और 3-4 वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक हो गया, ये हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ रहा है। अब हमने क्या किया कि हम यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं कि एडिशन इज इक्वल टू लोकेट दिस। ठीक है, एडिशन इज इक्वल टू लोकेट प्लस। ओके, अब आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू लोकेट माइनस। फिर आ गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू लोकेट माइनस, और फिर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू लोकेट फॉर मल्टीप्लाई। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इज इक्वल टू लोकेट फॉर दिस। अच्छा, अब देखें होगा क्या। होगा ये कि अब हम इस ऑपरेटर को डायरेक्ट वो नहीं करेंगे। अब हम बेसिकली इस तरीके से करेंगे कि अब हम यहाँ पर इस केस को यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए। सही है, हम इस केस को यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह करेंगे कि अब हमने यहाँ पर लिखा कि इफ a is greater than 0, इट मीन्स कि हमारे पास एडिशन फाउंड हुई है। अगर a के अंदर हमारे पास प्लस होने की वजह से कुछ आ जाता है और हमारी एक्सप्रेशन में प्लस मौजूद था, तो a विल बी बेसिकली ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स कि अब हमारे पास यहाँ पर ये वाला केस हो जाएगा। तो वैल्यू 1 को हम ऐसे निकालेंगे। ऑपरेटर हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, आपने एक्सप्रेशन में से लोकेट करना है a की लोकेशन पर। क्या लोकेट करना है आपको, इसमें हमें a की लोकेशन से 1 उठाना है। मिड ऑफ एक्सप्रेशन, ये गलत हो गया है, मिड ऑफ एक्सप्रेशन कॉमा 1। ठीक हो गया, और इसके बाद हमें यहां पर सॉरी वैल्यू 1, सबसे पहले हम मिड ऑफ एक्सप्रेशन प्लस हम उठाएंगे मिड्स कहां से, हम इस्तेमाल करेंगे a प्लस 1 से, और फिर हम लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन से LENGTH, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन में से हम माइनस करेंगे a को। ये दिस इज अ गुड आइडिया। अब देखें क्या हो रहा है, हमने एक्सप्रेशन के मिड से लिया। केस से इसलिए नहीं बना सकते बेटे कि ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो हम इससे नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लेंगे, फिर a प्लस 1। अच्छा, तो राइट का हो गया, तो वैल्यू 2 का हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर लेना होगा 1 से। 1 से हम लेंगे, और फिर हम कहाँ तक लेंगे, a माइनस 1 तक। a माइनस 1 से, तो a माइनस 1 हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 1। तो हम 1 से हमने उठाना शुरू किया, और a अगर हमें मिला है 6 पे, तो ये 5 तक उठाएगा। तो 1 से 5, 6 पे से 5 तक उठाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू 1। ऑपरेटर हमारे पास हो गया प्लस। अब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू उठानी है, दूसरी वैल्यू उठानी है। तो अब दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो लोकेट हमने किया है a, जो हमने लोकेट किया है a, उससे प्लस 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन, लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन से लेकर हम लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन से माइनस 1 माइनस a करेंगे, और यहां पर हम a प्लस 1 से शुरू करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखिए क्या हुआ कि आपने बेसिकली एक्सप्रेशन से, अगर आपको फर्स्ट करें आपको 6 पे ऑपरेटर मिला है, तो 7 से आपने उठाना शुरू किया, और लेंथ कितनी उठाई, जो भी लेंथ ऑफ एक्सप्रेशन है उसमें से आपने 6 को माइनस कर दिया, जितने कैरेक्टर्स बचे वो आपने उठा लिए मिड से। अब आप इसको राइट से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर फिर आपने जो है वो इंटीजर अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। अब ये कब हुआ कि अगर a की वैल्यू, इट मींस दैट एडिशन इज फाउंड एज ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इस पूरे केस को यूज करेंगे एज द सेम फॉर सब्ट्रैक्शन एलसिफ के साथ। एलसिफ a के बजाय हम लिखेंगे s is greater than 0, तो इट मींस दैट माइनस इज फाउंड एज ऑपरेटर। तो अब हम इसके अंदर जो है वो
ऑपरेटर हमारा हो जाएगा माइनस। ठीक है, अच्छा अब देखें ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली क्योंकि जो ए है एडिशन वो टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एस से, तो इस वजह से हमें ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। जो भी हमें ऑपरेटर मिला है वो अगर हम इसको किसी तरीके से टर्न कर लें कि अगर हम इसके लिए तलाश करें तो बजाय ए में रखने के हम इसको इस तरह से कर लें कि हम इसको अलग अलग वेरिएबल्स में रख लें, ए के बजाय हम एक ही ऑपरेटर के नाम से वेरिएबल बना लें, तो ये भी हो सकता है। तो उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं, ये और जनरलाइज हो जाएगा, तो हम जनरलाइज वाला कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एल्स इफ मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स के हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आई है, तो फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला वेरिएबल ले लेंगे और हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन की पोजीशन है वहां से लेंगे और माइनस यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक हो गया, और फिर हम यहाँ पर दोबारा एल्स इफ लेंगे और इस बार हम ले रहे हैं डिवीजन के लिए। सो इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पर डिवीजन आई है। तो वैल्यू 1 इज बेसिकली इन एक्सप्रेशन जो d की लोकेशन है उसमें से -1 किया, ऑपरेटर हमारे पास आ गया डिवीजन वाला, और इस राइट, ये एंड इफ इज द सेम वर्ड। अब इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं, इसको हम आसान ऐसे कर सकते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर इसका हम इजियर वर्जन भी देख लेंगे। अच्छा, परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द ऑपरेटर इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, यानी कि हमने देखें यहाँ पे ऑपरेटर सेट किए थे ना, अगर हमें एडिशन मिला था हमने ऑपरेटर को प्लस कर दिया था, नहीं तो हमने ऑपरेटर को माइनस कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे डिवाइड कर दिया था। if operator is equal to plus then result is equal to value 1 plus value 2, if else if operator is equal to minus then result is equal to value 1 minus value 2, else if operator is equal to multiply then result is equal to value 1 into value 2, else if operator is equal to this division then result 1 is equal to this। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आउटपुट कर देंगे रिजल्ट इज दिस। अच्छा, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। अब इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको किस तरीके से शॉर्ट करेंगे, हम इसको किस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। आप देखें इस कोड को मैं कॉपी करता हूं और इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट कोड, अच्छा शॉर्ट कोड हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट कोड के अंदर हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमने मल्टीपल एक्सप्रेशन लिखी हैं, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम इसको केस से बनाएं, हुसैन, तो हम इसको केस से किस तरीके से बना सकते हैं, केस से हम इसको इसी तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके लिए हम आसान यहाँ पे ये बनाते हैं कि एक वेरिएबल ले लेते हैं इन सब के बजाय ऑपरेटर के लिए ओपी का। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके लिए ले लेते हैं कैरेक्टर का। ठीक है, ऑपरेटर के लिए हमने कैरेक्टर का ले लिया और यहाँ पर हम जो ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम ओपी का ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं इफ it is greater than 0 then OP then it is operator है ना, ऑपरेटर की पोजीशन, then OP is equal to locate this one and operator is equal to this। ठीक हो गया, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि else if locate of expression is greater than 0, यानी कि अगर हमने माइनस तलाश किया अगर ये हमारे पास 0 आ रहा है तो हम फिर इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, लेकिन दिस टाइम फॉर सब्ट्रैक्शन, और हमारे पास जो ऑपरेटर है वो आ गया सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इस पार्ट को हम कॉपी करते हैं
एल्स इफ लोकेट मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब सॉरी सब्ट्रैक्शन हो गया, अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लोकेट करते हैं। तो अगर ये हो जाता है तो हम मल्टीप्लिकेशन की लोकेट करके पोजीशन जो है वो ऑपरेटर में डाल देते हैं और हमारा ऑपरेटर जो हो गया वो मल्टीप्लाई हो गया। और इसके बाद हम डिवीजन के लिए कर लेते हैं। डिवीजन इज ग्रेटर देन 0, देन ऑपरेटर की जो लोकेशन होगी वो हम कर देते हैं डिवीजन में और ऑपरेटर हमारा हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, एंड इफ अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया, अब हमें यहाँ पर ये मिल गया कि हमने सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आई थी उसमें एडिशन ढूंढा। अगर हमें एडिशन मिल गया तो हमने ऑपरेटर के अंदर, ऑपरेटर लोकेशन है ये बेसिकली, उसके अंदर प्लस की लोकेशन डाल दी और ऑपरेटर के अंदर हमने मूव कर दिया प्लस। अगर हमें माइनस ग्रेटर देन 0 पे मिला तो उसका मतलब कि हमें माइनस है इसके अंदर, तो हमने ऑपरेटर में माइनस की पोजीशन डाल दी। ठीक है, अच्छा अब देखें ये चेंज हो रहा है इसलिए हम इसको कॉमन नहीं कर सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हमने ये तो 4 लिखने ही लिखने हैं, देयर इज नो वे आउट। ओके, तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ये प्लस के लिए चल रहा है, ये माइनस के लिए चल रहा है, ये मल्टीप्लाई के लिए चल रहा है, ये डिवाइड के लिए चल रहा है, तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम यहाँ आ जाते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर सबसे पहले इस ऑपरेटर को जो आपके पास है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 पे। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 पे, और अगर ये इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होगा तो फिर ये बाकी हमारे पास नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पे केस ऑफ लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे केस ऑफ ऑपरेटर, OPERATOR। ठीक है, केस ऑफ ऑपरेटर। अच्छा अब देखें यहां पर जो ये वैल्यू 1 है इसको हम निकाल के यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं और वैल्यू 2 को भी कॉमन कर लेते हैं। अच्छा अब यहां पर हम ABC नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर की जो लोकेशन हमें मिली है हम उसके हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, एक चीज हम लगा सकते हैं कि अगर हमें ऑपरेटर मिला ही नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ ऑपरेटर इज ग्रेटर देन 0 देन, तो अगर हमें ऑपरेटर कोई मिला ही नहीं है तो फिर ये काम नहीं होगा। हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू 1 वैल्यू 2 हमारे पास आ गई क्योंकि हमने इसको जनरलाइज कर लिया था, जो भी ऑपरेटर मिला है उसकी लोकेशन हमने ओपी में रख दी थी, तो अब ओपी के साथ हमने वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा और अब हमारे पास ऑपरेटर तो हम यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं, तो इस बार इसका मतलब ये हुआ कि हमें केस ऑफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही हो गया। अच्छा अब इसको आप यहाँ पे इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस, हाँ यहाँ पे आप केस ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं केस ऑफ ऑपरेटर, केस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, इसमें फिर अब आप यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू दिस, अगर माइनस है तो फिर आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आ गया, और फिर अगर आपके पास मल्टीप्लाई है तो फिर आपके पास रिजल्ट जो है वो ये आ गया, और अगर आपके पास डिवाइड है तो ये रिजल्ट आ गया, और अब आपने यहाँ पे एंड इफ लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा एंड केस। ठीक हो गया, ये एंड इफ हो गया। अब ये आपके पास बन गया, अब ये इसकी थोड़ी सी शॉर्टर फॉर्म आ गई आपके पास, ये ज्यादा आसान हो गया। अगर आप चाहें तो इसमें भी आप कोई ट्रिक निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ट्रिक निकल पाएगी, इसलिए कि हम यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटर्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो ये रिलेटिवली आपको थोड़ा सा सिंपल कोड लगेगा इसके बजाय। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमारे पास सिंप्लीफाइड कोड हो गया, तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अच्छा इनको भी अंदाजा था, देखें एनीथिंग अबव 6 इज बेसिकली मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है। 7 है ये, कैलकुलेट इज चेंज टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन, राइट द हेडर ऑफ द फंक्शन इन सूडो कोड। अच्छा आप देखें यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये एक्सप्रेशन जो है कैलकुलेट की, दिस विल बी कन्वर्टेड टू अ फंक्शन। अच्छा अब देखें यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन कैलकुलेट रिटर्न्स। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आपने यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको इंटीजर बनाया है क्योंकि आपके पास जो एक्सप्रेशन में वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर थी वो इंटीजर थी, लेकिन अगर डिवीजन होगी तो वो रिजल्ट इंटीजर नहीं होगा। तो बस अब आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे आप रिजल्ट रिटर्न में लिखेंगे रियल, क्योंकि अगर डिवीजन है तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा।
मेरा ख्याल है कि मार्किंग स्कीम में हो सकता है यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ, बट यू हैव टू टेक केयर के मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर तो दो इंटीजर्स का रिजल्ट इंटीजर रहता है, लेकिन डिवीजन में उसका रिजल्ट जो है वो रियल बन जाता है। तो वी कैन कीप इंटीजर्स इन रियल बट वी कैन नॉट कीप रियल इन इंटीजर्स। तो हमारे पास जनरली ये आइडिया है कि ये रियल होगा। अच्छा जी, a string representing an arithmetic expression, a string representing an arithmetic expression could be in the correct format but be impossible to evaluate. Give an example of correctly formatted string and explain why evaluation would be impossible. तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को पहले तो समझ लें कि प्रॉपर से कैसे होगा ये, ठीक है। तो इसकी जो एग्जाम्पल स्ट्रिंग है वो होगी हमारे सामने क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ करेक्टली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन व्हाई इवैल्यूएशन वुड बी इम्पॉसिबल। फर्स्ट करें, अगर हम करते हैं 2/0, ठीक है ना, तो हम इसकी जो एग्जांपल स्ट्रिंग है अगर हम उसको करते हैं 2/0 तो क्या होगा, देखिए अब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना है। A string representing an arithmetic expression could be in the correct format but be impossible to evaluate. But be impossible to evaluate का मतलब है कि उसको हम डिड्यूस नहीं कर सकेंगे। मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज आई है वो है डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, ये देखें। तो हमारे पास जो एग्जांपल स्ट्रिंग है वो है 2/O, ओ मुराद जीरो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या हो गई इसकी, इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि द स्ट्रिंग 2/0 इज करेक्टली फॉर्मेटेड एज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बट इट इज इम्पॉसिबल टू इवैल्यूएट इट because it contains a division by zero. Division by zero is undefined and cannot be computed. So attempting to evaluate this expression would result in an error. ठीक हो गया। Now a teacher is designing a program to perform simple syntax checks on programs written by students. Student programs are submitted as text files, which are known as project files. A project file may contain blank lines. A project file may contain blank lines. The teacher has defined the first program module as follows. Module description takes the name of an existing project file as parameter of type string, returns true if the file is valid. It contains at least 10 non-blank lines, otherwise returns false. So we would have to open the file, we will be evaluating every file और उसके अंदर हम blank lines को count कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, a teacher is designing a program to perform simple syntax checks on the programs written by the students. Student programs are submitted as text files, which are known as project files. The project file may contain blank lines. The teacher has defined the first program module as follows. Check file, ठीक है। तो चेक फाइल के अंदर हमें फाइल नेम, हम लेट्स से के टेक्स फाइल नेम एज पैरामीटर, तो फाइल नेम आ गया। उसके बाद हम जो है वो ओपन करेंगे फाइल फॉर रीड। उसके बाद जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, काउंट हम एक वेरिएबल बना लेंगे। एक लाइन के अंदर हम उसको वो लेते चले जाएंगे, ठीक है। लाइन के अंदर हम उसको लेते चले जाएंगे और फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो हमारे पास, इसको अब पहले तो डिटरमिन करें कि ये है क्या, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो इट शुड बी अ फंक्शन, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है तो इट शुड बी अ फंक्शन, और फंक्शन जो है वो फाइल नेम को एज स्ट्रिंग लेगा, रिटर्न करेगा बुलियन। फिर हम जो है वो डिक्लेयर करेंगे एक लाइन को पढ़ने के लिए एक वेरिएबल लाइन, और उसके बाद हम काउंट को डिक्लेयर कर लेंगे, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे जीरो पे। फिर हम ओपन करेंगे फाइल नेम जो भी हमें आ रहा होगा उसको फॉर रीड, ठीक है। फॉर रीड हम उसको इनपुट करेंगे, फिर हम लिखेंगे व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल नेम, और उसके बाद जो है वो हम रीड करेंगे फाइल नेम को एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हम जो है चेक करेंगे कि अगर वो फाइल जो हमने फाइल की लाइन रीड करी अगर वो नल नहीं है तो हम काउंट कर लेंगे, और फिर हम ये चलते चले जाएंगे। फिर जब हम बाहर निकलेंगे लूप से तो फिर हम फाइल नेम के क्लोज करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये देखें, अब हमने देखें यहाँ पे क्या किया, राइट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल चेक फाइल, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन आ गया, फंक्शन चेक फाइल नेम हमने एज ए स्ट्रिंग रिसीव किया, रिटर्न करेगा ये बूलियन, डिक्लेयर किया लाइन एज ए स्ट्रिंग, डिक्लेयर किया काउंट एज ए टीचर, इसके बाद हमने काउंट को कर दिया इनिशियलाइज, फिर हमने फाइल को ओपन किया। अब ये फाइल, क्योंकि फाइल का नेम जो है वो वेरिएबल में पैरामीटर में आ रहा है तो हम उसको डबल कोटेशन में डालेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, abc.txt भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसके बाद क्या हो रहा है कि हमने फाइल को रीड किया एक एक लाइन के वेरिएबल में, इस लाइन के वेरिएबल को हमने पहले स्ट्रिंग बना दिया है। अगर वो लाइन का वेरिएबल जो है वो नल नहीं है तो फिर हम उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इसने नल होने के लिए बोला था, नल ना होने के लिए, प्रोजेक्ट में कंटेन ब्लैंक लाइंस,
takes the name of the string, returns true if the file is valid, it contains at least 10 नॉन ब्लैंक लाइंस। हाँ, तो नॉट इक्वल टू के लिए है ना, सही किया। तो अगर वो नॉट इक्वल टू नल है तो हम उसको काउंट कर लेंगे, और जब ये फाइल क्लोज होगी तो फिर आप देखें कि हम काउंट को चेक कर रहे हैं कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये छोटा कोड था, देखें इसके कितने मार्क्स इन्होंने एलोकेट किए हुए हैं, 7। ओह गुड। अच्छा जी, फर्दर मॉड्यूल्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, टेक्स चेक लाइन takes a line from the project as a parameter of type string, return 0 if the line is blank and contains no syntax errors, otherwise return an error as an integer. Count errors takes two parameters, the name of the project file as a string, the maximum number of errors as an integer. Use check file to test the project file, outputs an error message and return and ends if the project file is not valid. Calls check line for each line in the project file, counts the number of errors, output the number of errors or a warning message if the maximum number of errors is exceeded. Count errors is called to check the project file gem01project.txt and stop if more than 20 errors are found. ठीक हो गया। Write pseudocode for this call। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर दिस कॉल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि काउंट एरर्स, काउंट एरर्स को हम क्या भेज रहे हैं, काउंट एरर्स को हम भेज रहे हैं नेम ऑफ द प्रोजेक्ट फाइल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स एज एन इंटीजर। ठीक है, ये हम इसको भेज रहे हैं, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, तो सिंपल हमें एक सिर्फ कॉल डिफाइन करनी है। तो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल काउंट एरर्स, और लेट्स से अगर हम वहां पर उसको 20 के लिए रखना चाहें तो हमारे पास ये आएगा इस तरीके से, कॉल काउंट एरर्स जिम प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी कॉमन 20, हमें मैक्सिमम जो एरर्स हैं उनके लिए 20 भेज दिया हमने, सही है। एंड स्टॉप इफ मोर देन 20 एरर्स आर फाउंड। ठीक हो गया, 20 एरर्स यहाँ पर हमारे पास आ गए। राइट द सूडो कोड, तो अब हम ऑब्वियसली हम कॉल ही लिखेंगे उसके लिए। ठीक हो गया। सो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बेसिकली बी पार्ट। अच्छा जी, अब आ जाए पार्ट सी के ऊपर। Write pseudocode for module count errors. Assume check file and check line have been written and can be used in your solution. ठीक है, can be used in your solution. तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हम जो है वो लिखेंगे pseudocode for module count errors, count errors। तो count errors जो है वो basically return कुछ कर रहा है, return 0, तो इसका मतलब है ये function है, सही है। तो अब हम इस फंक्शन से आउटपुट लिख रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा, आउटपुट कर रहा है ना, आउटपुट द नंबर ऑफ एरर्स, वार्निंग एंड ऑल, काउंट द नंबर ऑफ एरर्स। सो बेसिकली काउंट एरर्स किस तरीके से काम करेगा, काउंट एरर जो है वो हमारे पास काउंट एरर काम करेगा इस तरीके से कि सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे प्रोसीजर काउंट एरर्स, इसमें प्रोजेक्ट फाइल जो है वो एज स्ट्रिंग आएगी और मैक्सिमम जो एरर्स हैं वो एज इंटीजर हम रिसीव करेंगे पैरामीटर के तौर पे। टेस्ट द प्रोजेक्ट फाइल एंड स्टॉप इट इफ इट इज नॉट वैलिड, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इफ नॉट चेक फाइल प्रोजेक्ट फाइल, अब हम चेक फाइल को कॉल करेंगे, अगर उसके बाद जो है उसने हमें ट्रू रिटर्न किया तो सही, अगर फॉल्स रिटर्न किया तो फिर हम जो है वो आउटपुट कर देंगे एरर इनवैलिड प्रोजेक्ट फाइल, और हम जो है वो प्रोसीजर से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर फिर ऐसा नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे और ओपन करेंगे प्रोजेक्ट फाइल, डिक्लेयर करेंगे, और बेसिकली हमें इनिशियलाइज करना होगा एरर काउंटर, तो हम फाइल को ओपन करेंगे फॉर रीड, हमने फाइल को फॉर ओपन किया फॉर रीड, फिर इनिशियलाइज करेंगे एरर काउंटर, डिक्लेयर एरर काउंट, उसके बाद फिर हम जो है वो लूप थ्रू ईच लाइन इन द प्रोजेक्ट फाइल करेंगे, और करंट लाइन के लिए हम जो रीड कर रहे हैं उसके लिए हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, व्हाइल नॉट एंड ऑफ फाइल हमें यहाँ पर लूप चलाना होगा, रीड करेंगे हम जो है वो फाइल को बारी बारी एक एक लाइन को। ठीक है, तो हमने उसको रीड किया। अच्छा जी, प्रोजेक्ट फाइल जो है वो हमें एज पैरामीटर रिसीव करनी होगी। अब हमारे सामने कोड आ गया। ठीक है, प्रोसीजर काउंट एरर्स, प्रोजेक्ट फाइल को एज स्ट्रिंग जो है वो रिसीव कर रहा है पैरामीटर में, एंड मैक्सिमम एरर जो हमारे पास है वो आ रहे हैं इफ नॉट, फिर हमने चेक फाइल को कॉल किया,
चेक फाइल को कॉल किया और अगर वहां से हमारे पास ट्रू रिटर्न हुआ तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर है, फिर हमने आउटपुट कर दिया एरर इनवैलिड प्रोजेक्ट फाइल और एग्जिट कर गए हम प्रोसीजर से। एग्जिट प्रोसीजर इज फाइन दिस वे, ठीक है ना, तो हम किसी भी प्रोसीजर से एग्जिट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम बाहर आ गए, फिर हमने जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट फाइल है इसको प्रोजेक्ट फाइल को ओपन किया फॉर रीड, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल को हमने फॉर रीड ओपन किया। इसके बाद हमने इनिशियलाइज एरर काउंटर किया, डिक्लेयर एरर काउंट, और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। लूप थ्रू ईच लाइन इन द प्रोजेक्ट फाइल, फिर हमने करंट लाइन का एक वेरिएबल स्ट्रिंग डिक्लेयर किया। आप इसको शुरू में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर लिया आपने करंट लाइन स्ट्रिंग को। और इसके बाद आप जो है वो प्रोजेक्ट फाइल जो आपके पास आई है एज पैरामीटर, उसकी एक एक लाइन को आप रीड कर रहे हैं करंट लाइन के वेरिएबल में। इसके बाद आप जो है उस लाइन को लेके चेक लाइन को कॉल कर रहे हैं करंट लाइन के साथ। लाइन एरर आ रहे हैं, अगर लाइन एरर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर हम, क्योंकि उसने ये बोला है कि यहाँ पे कॉल्स चेक लाइन फॉर ईच लाइन इन द प्रोजेक्ट फाइल काउंट द नंबर ऑफ एरर्स, तो ये फिर हमें जो है वो हमने एक एक लाइन के लिए उसके पास से जो डाटा आ रहा है, अगर हम उसको देख रहे हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर हम एरर काउंट में उसको काउंट करते चले जा रहे हैं। और फिर हम एरर काउंट को चेक करें कि जो एरर काउंट है वो मैक्सिमम एरर से भी बड़ा हो गया जो हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो इन दैट केस हम वार्निंग देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एरर्स रीच्ड, जो कि हमने लेट से 20 अगर भेजा था, और उसके बाद हम क्लोज फाइल कर देंगे प्रोजेक्ट फाइल और प्रोसीजर से एग्जिट कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम दोबारा ऊपर जाएंगे, अगली लाइन को जो है वो रीड करेंगे और फिर उसको भेज देंगे चेक लाइन के लिए। और फिर जब हम बाहर निकलेंगे, अगर फर्स्ट करें एवरीथिंग गोज फाइन, तो फिर हम क्लोज प्रोजेक्ट फाइल करके इसके बाद हम आउटपुट करेंगे, आउटपुट नंबर ऑफ एरर्स फाउंड वर दिस, एंड ऑब्वियसली दीज एरर्स, नंबर ऑफ एरर्स वर एक्चुअली लेस देन मैक्सिमम एरर्स। तो आई विल बी शेयरिंग दिस कोड्स विद यू ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप इसको रिव्यू कर सकें। दीज आर डिफरेंट कोड्स देन मार्किंग स्कीम स्टाइल ना। अच्छा जी, अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया है। Module check line includes a check of syntax error. Two examples of syntax error that cannot be detected from examining a single line. Examining a single line are those involving selection and iteration. अब हमें जो है वो इन दोनों की जो है वो एग्जाम्पल देनी है कि वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो है इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो पॉन्डर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फर्स्ट करें, टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिंटैक्स एरर दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एग्जामिनिंग अ सिंगल लाइन आर दोज इन्वॉल्विंग सिलेक्शन एंड आइटरेशन, ठीक है। अब सिलेक्शन आइटरेशन के अंदर जो है टू एग्जांपल्स कुड बी mismatched parenthesis. This error occurs when the number of opening and closing parentheses is an expression in an expression does not match. और फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करें कि हमारे सामने एक एक्सप्रेशन आती है, हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 3 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 4, और हम इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला लास्ट ब्रैकेट लगाना भूल जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहला एरर है वो आ सकता है मिसमैच्ड पैरेंथेसिस का, ठीक है, मिसमैच पैरेंथेसिस का एरर आ सकता है। एग्जांपल हमने ये दे दी। अच्छा, दूसरा जो एरर है वो आ सकता है अनडिफाइंड लेट्स से वेरिएबल्स का। ये हमें तो सिंटेक्स के हिसाब से हम देख रहे हैं ना, अनडिफाइंड वेरिएबल्स का एक एरर आ सकता है। अच्छा, तो अनडिफाइंड वेरिएबल्स का क्या सीन हो जाएगा? दिस एरर अकर्स व्हेन अ वेरिएबल इज यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन बट हैज नॉट बीन डिफाइंड और डिक्लेयर्ड प्रीवियसली, सही है ना। तो अगर फर्स्ट करें कि हम लिखते हैं x+5 और x जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा x+5 और वेयर x इज अनडिफाइंड, तो फिर हमारे पास एरर आ सकता है। ये इस तरह के एरर्स हैं जो कि इस एक्सप्रेशन के सही होने के बावजूद भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा देख लें। Module check line includes a check for syntax errors. Two examples of syntax error that cannot be detected from examining a single line are those involving selection and iteration. Give two other examples. तो हम iteration और उसके तो selection के ही होंगे कि भाई अगर if है तो end if खा गए और for है तो next खा गए, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। Those are certainly these. ठीक है, mismatch parenthesis, हमारे पास parenthesis कंप्लीट नहीं और undefined variables. So this concludes this, or there is another question. ठीक है, so I'll be sharing these solutions with you people. ठीक है, अब हमारे पास